लड़कियों को ससुराल से बैर थोड़ी ना होता है। ससुराल तो वही जगह है जहाँ हर लड़की अपने सपनों का झोला लेकर जाती है। मतलब कि असल प्रॉब्लम ससुराल से नहीं, ससुराल के कामों से होती है। और इन कामों में सबसे बड़ा विलन होती है 3 वक्त की रोटियां। अब सुनने में तो ये 3 वक्त की रोटियां बड़ी मासूम लगती हैं, पर इन्हीं गोल गोल रोटियों के चक्कर में ससुराल की सारी साजिशें, जलन, कंपैरिजंस और बेटी से कम नहीं वाली बयानबाजी तंदूर की आग में जलती रहती है। लेकिन हमारे कहानी की हीरोइन अदाकारा प्रिया कुछ अलग ही मिट्टी की बनी थी। उसे ना तो रोटी बेलने में शिकायत थी, ना जलने का डर। ये क्या बात हुई चाचा जी, सिर्फ 4 ही रोटी खाई आपने और अब ये हाथ दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम 14 रोटी है तो खाइए। पूरी शादी का काम आपकी कंधों पर है, बिना खाए कैसे करेंगे आप सब कुछ? अरे प्रिया कितना खिलाएगी अपने चाचा जी को? शादी के दिन दुल्हन से ज्यादा लोगों की नजरें इनके पेट पर होगी। अरे रहने देना। अब एक तो आप खुद आए दिन डाइटिंग पर रहती हैं चाची जी, अब ऊपर से चाचू को खाने भी नहीं दे रही हैं। चलिए 2 रोटी आप भी लीजिए। और एक बात तो कहूंगी मैं भाभी, जिस भी घर में हमारी प्रिया जाएगी ना, उस घर में लोगों का दिल बड़ा खुश रहेगा, क्योंकि दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही रमा भाभी। ऐसा भी नहीं कि हम आपके घर पर फंक्शन पर आए हुए। शादी है बुआ के बेटे की, घर पर हलवाई लगे हुए हैं। उसके बाद भी प्रिया सभी मेहमानों की खातिर करने में लगी हुई है। एक बार को आदमी सब्जी बना कर रख सकता है, पर इतनी गर्मी में 300-400 रोटियां बनाना, वो भी एक वक्त में, मजाक है क्या? जो किसी और के घर पर जाकर इतना काम कर रही है, वो अपने ससुराल में कितना काम करेगी? तू तो चाची लगती है शकुंतला, मन से आशीर्वाद दे दे। मैं तो खुद चाहती हूँ इसी साल इसकी भी हाथ पीली हो जाए। शाम के 7 बज रहे थे। एक एक कर सभी होटल से वेन्यू की ओर बढ़ रहे थे, पर अभी भी कोई था जो तैयार नहीं था, और वो थी हमारी प्रिया, क्योंकि वो तो रिश्तेदारों को तैयार करने में बिजी थी। हे भगवान, अभी तक इस लड़की ने बाल नहीं बनाया। और ये कपड़े कब पहनेगी तू? जब बहू घर आ जाएगी तब? हो गई हो ना तैयार मम्मी, तुम भी ना बेकार की टेंशन लेती हो। 2 मिनट लगेंगे मुझे बस। फिर 2 मिनट? अरे भी आराम से आधा घंटा 45 मिनट का वक्त ले और अच्छे से तैयार होकर पहुंच। शादी में इतने लोग आने वाले हैं, किसी की नजर तुझ पर पड़ी तो अच्छी लगनी चाहिए तू। और फटाफट तैयार होकर प्रिया भी अपने कजिन की वेडिंग पर पहुंचती है, जहां मनोरमा की नजर उस पर पड़ जाती है। ये लड़की किस तरफ की हो सकती है बेटा? देखने में तो लड़के की करीबी रिश्तेदार लग रही है, जरा पता तो करना है ना। जी होने वाली मम्मी जी, पर मम्मी जी आपको किसी लड़की के बारे में पता क्यों करना है? अरे बेटा देख, तेरा रिश्ता तो सुमित से पक्का हो चुका है। 2 महीने बाद तू मेरी बहू बनने वाली है। दोनों भाइयों में मुश्किल से साल भर का फर्क है। अगर ऐसे में प्रेम के लिए भी कोई लड़की जच जाए तो दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप पे कर दूंगी। चैन नहीं है होने वाली मम्मी जी को भी। अभी तक तो मैं सही से बहू तक नहीं बनी, और इन्होंने मुझे सीधा जेठानी बनाने की सोच ली। नैना प्रिया के करीब जाती है और उसकी हरकतें एक एक करके ऑब्जर्व करना शुरू करती है। लड़की तो ये ठीक ही लग रही है, जब से आई हूं तब से कोई ना कोई काम ही कर रही है। होने वाली मम्मी जी के मन में देवरानी लाने की इच्छा तो जाग ही चुकी है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई लड़की लाकर मेरे सामने खड़ी कर ही देंगी। कोई निकम्मी आए, उससे बेटर क्यों ना मैं अपने ससुराल में एक कामकाजी देवरानी ही ले जाऊं। ये सही रहेगा। नैना और सुमित मिलकर प्रिया के बारे में सब पता कर लेते हैं और सब कुछ पॉजिटिव निकलता है। देख ले प्रेम, और तू अपनी माँ को शादी में जाने से मना कर रहा था। आज अगर तेरी माँ शादी में नहीं गई होती तो तेरे लिए लड़की मिलती क्या? मैं तो इसे भी कह रही थी चलने को, पर ये गया नहीं। अगर ये भी गया होता तो प्रिया से सामने ही मिल लेता। अरे मम्मी, तुम लोगों ने लड़की देख ली और हो गया क्या? ऐसा नहीं होता। अब हमें क्या पता वो लड़की कौन थी? जिस लड़की की शादी में हम गए थे ना, उसके मामी सास का परिवार है। सब पता कर लिया है तेरी होने वाली भाभी ने। अब बता, एड्रेस पता करने में देरी होगी क्या? मैंने तो सोच लिया है 2 महीने के अंदर अंदर सुमित के साथ ही तेरे भी फेरे करवा दूंगी। बस फिर क्या था। मनोरमा अपने परिवार के साथ प्रिया को देखने उसके घर पहुंच जाती है, जहां मोहल्ले वालों से लेकर आया गया हर तीसरा आदमी प्रिया की तारीफों के पुल बांध रहा था। यूं तो चाचियां भतीजियों के रिश्तों को तोड़वाने के लिए मशहूर है भाभी जी, और प्रिया के विदा होने से मेरा नुकसान भी बहुत होगा, क्योंकि हमारे घर की सारी रोटियां हमारी लड़की ही बनाती है। पर अपने फायदे के लिए मैं प्रिया के भविष्य के साथ तो नहीं खेल सकती।
इतना कुछ किया है प्रिया बिटिया ने हमारे लिए कि अपना फायदा किनारे करके मैं तो ये कहूंगी, अगर आप हमारी बेटी को अपने घर ले गई फिर तो आपके दिन पलट ही जाएंगे। बस फिर अपनी सास को बिस्तर से पलटकर जमीन पर ना गिराए बहू, बाकी हम सब सहने के लिए तैयार है। क्यों मनोरमा जी? और बस इसी बात पर रिश्ता पक्का हो जाता है और एक ही मंडप पर सुमित की शादी नैना से और प्रेम की शादी प्रिया से हो जाती है और बहू बनकर नैना और प्रिया मनोरमा के घर आ जाती है शादी की दूसरी सुबह। इसके पहले कि मम्मी जी मेरे कमरे में आके जेठानी वाली सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर रख दे, उससे पहले मैं ही प्रिया के कमरे में जाकर उसे देवरानी होने का एहसास दिला देती हूँ। वैसे भी उसके परिवार वालों ने कहा था बड़ी कौम कौजी है प्रिया। नैना प्रिया के कमरे में उसे ढूंढने जाती है पर प्रिया वहां होती नहीं। वो तो पहले ही रसोई में आटा गूंदने की तैयारी कर रही थी। बड़ी लेट कर दी रसोई में आने में प्रिया तुमने। मैं तो सुबह 4 बजे से ही उठकर 2 बार रसोई के चक्कर लगा चुकी हूँ कि कब तुम उठोगी, कब मेरे साथ रसोई में आओगी। ओह सॉरी भाभी, पर मैंने ना रात को ही मम्मी जी से इस बारे में पूछा था। हमारे यहाँ नाश्ता सभी 11 बजे करते हैं ना, तो उस हिसाब से मैं ठीक 10 बजे किचन में आ गई। बताओ ये क्या बात हुई? मतलब रसोई में सिर्फ खाना बनाने के लिए आया जाता है क्या? रसोई तो अन्नपूर्णा होती है प्रिया। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। नहीं हो ना, वक्त लगेगा। नैना फटाफट आलू काट कर आलू की सब्जी तैयार करके ढक देती है। बहुत धीरे काम करती हो तुम प्रिया, सच में। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ यार। अच्छा, जब तक तुम ये रोटी का काम कर रही हो तब तक मैं कमरे में चली जाती हूँ। और हाँ, स्लैब क्लीन कर देना। नैना बड़ी होशियारी से कमरे में चली जाती है और जैसे ही प्रिया रोटियों का काम पूरा करती है, नैना डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाना शुरू कर देती है। प्रेम, सुमित जी, पापा जी, मम्मी जी, नाश्ता तैयार हो गया है, बाहर आ जाइए। मैंने 11 बजे बोला था और ठीक 11 बजे बहू ने आवाज लगा दी। मानना पड़ेगा बहू तुम्हारी टाइमिंग को। पसंद किसकी है पापा? गलत हो ही नहीं सकती। तेरा मतलब है कि तेरी माँ की पसंद खराब है, यानी कि प्रिया बहू अच्छी नहीं है। तभी रसोई से गर्मा गर्म रोटी और सब्जी लेकर प्रिया बाहर आती है। लाओ प्रिया, मैं हूं ना, मैं सभी को खाना परोस देती हूँ। तुम तब तक बाकी काम निपटा लो। अब हम दोनों ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलो, ये अच्छा काम किया बहू तूने कि खुद ही जेठानी होने की जिम्मेदारी ले ली। अगर तू खुद बड़प्पन नहीं लेगी तो कैसे चलेगा? इसी तरह दिन बीत रहे थे और नैना होशियारी से एक सब्जी बनाकर टेबल पर आकर बैठ जाती और बाकी सारी जिम्मेदारी प्रिया के सर पर आ जाती। एक रात प्रिया अपनी जेठानी से कहती है, भाभी आपको डिनर की तैयारी नहीं करनी क्या? शाम को ही सब्जी बनाकर रख दी थी मैंने। अब रोटियां भी मैं ही बना लूंगी तो तू क्या करेगी? हाँ मेरा मतलब है बनाने को तो मैं भी बना दूं, पर फिर तू कब काम सीखेगी ना बेटा। अच्छा। प्रिया किचन में जाती है और सीधा रसोई को साफ करने लगती है। आटे का पैकेट खोलकर आटा निकालती है, फिर आटा गूंथती है। जैसे ही प्रिया रोटी बेलने जाती है वो देखती है रसोई में तवा तो है ही नहीं। हद कर दी भाभी ने। अगर बर्तन धो ही रही थी तो एक तवा भी धो देती, पर नहीं, उन्हें तो सिर्फ कढ़ाई धोनी थी ताकि सब्जी बन सके। लगता है मेरी दरिया दिली को मेरी कमजोरी समझा जा रहा है। रात को डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाती हैं और रोज की तरह प्रिया अपना फेवरेट शो रोटी की रामायण देखने बैठ जाती है। अरे मेरी डार्लिंग, जब सोचता हूँ कि तुमसे 2 बातें करूंगा तब तुम ये रोटी की रामायण लेकर बैठ जाती हो। दिन भर चलते तुम्हारी रोटी के गीत कम थे क्या, जो तुम बिस्तर पर भी इन रोटियों को ले आई? तुम नहीं समझोगी प्रेम। अच्छा बताओ, तुम्हें पता है क्या मैंने ये रोटियां बनानी शुरू क्यों की थी? क्योंकि तुम्हें रोटियां बनानी पसंद है, इसीलिए शायद। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आटा छूना तक पसंद नहीं था। आटे को गूंथना कितना मुश्किल होता है, पता भी है तुम्हें? फिर मेरी लाइफ में आई रोटी की रामायण। इस कहानी को देखकर ऐसा लगा मानो ये मेरी ही कहानी हो। एक ऐसी लड़की जो रसोई करना ही नहीं चाहती, जिसके कारण उसके घर वाले बड़े परेशान रहते थे, और फिर उसने घर का काम संभाला और उसके घर वाले खुश रहने लगे। टीवी पर उस लड़की के परिवार वालों की खुशी देखकर मैंने भी रोटी बनानी शुरू कर दी, और जैसा टीवी में दिखाया था बिल्कुल मेरे परिवार वाले भी मेरे नाम की माला जपने लगे। फिर उस लड़की की शादी हुई। ससुराल में भी सब कुछ ठीक था, पर उसकी जेठानी उसके सीधेपन का फायदा उठाने लगी, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। और आज के एपिसोड में देवरानी ने जेठानी को ठीक करने की ठानी है। मतलब कि कल से इस घर में कोई नया एपिसोड शुरू होने वाला है।
कहीं तुम मायके जाकर तो नहीं बैठ जाओगी ना? ऐसा मत करना प्रिया, वरना मेरा क्या होगा? अरे ना ना ना, अभी तुम अपनी प्रिया को जानते नहीं हो। और अगली सुबह प्रिया पहले ही रसोई में जाकर सब्जी बना देती है और बाहर टेबल पर आकर बैठ जाती है। नैना जैसे ही किचन में जाती है देखती है कि सब्जी तो बन चुकी है। ये क्या, सब्जी किसने बनाई? कहीं मम्मी जी ने तो नहीं बना दी। चलो ये भी अच्छा है, एक और काम कम हुआ। नैना भी बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है। अरे भाभी आप यहाँ? मेरा मतलब है कि रोटियां नहीं बनानी? रोटियां वो तो तुम बनाओगी ना? क्या भाभी आप भी ना, सब्जी का काम कोई कम होता है क्या? रोज रोज सब्जी बनाकर आप थक गई होंगी, इसीलिए आज मैंने बना दी। और हाँ, वैसे मैं ना रोटियां भी बना देती, पर फिर बैठे बैठे आपको वजन बढ़ जाता तो फिर आपको जिम जाकर अच्छी खासी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती। प्रिया ठीक ही कह रही है नैना, आज तक हमने तेरे हाथ की रोटियां खाई नहीं है। जा आज रोटियां तू बना ले बेटा। आज तो नैना बुरी फंसती है। हे भगवान, अब आटा गूंथूंगी तो नेल्स खराब हो जाएंगे। क्या करूं क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, कल रात को प्रिया ने मेहमानों के लिए आटा गूंथा था, पर वो तो आया ही नहीं। वो आटा जरूर फ्रिज में पड़ा होगा, उसी की रोटियां बना देती हूँ। नैना फौरन फ्रिज से गूंथा हुआ आटा निकालती है और स्लैब पर रखती है, जिस पर पहले से ही सब्जी के छिलके मौजूद थे। हाय, जरा भी सफाई नहीं रख सकती ये लड़की। अगर सब्जियां काटनी थी तो साथ में ये छिलके भी डस्टबिन में डाल देती, पर नहीं। और ये चकला, बेलन और तवा कहाँ है? लगता है महारानी ने सिर्फ कढ़ाई धो ली और सब्जी बना ली। आज तो मैं फंस गई, पर अब नहीं, कल से और सवेरे उठकर सब्जी बनाकर रख दूंगी। आज तो नैना किसी तरह रोटी बनाने का काम कर लेती है। अगली सुबह 7 बजे ही उठकर रसोई में जाकर सब्जी बनाकर फ्री हो जाती है। पर उसे क्या पता था कि अब क्या होने वाला है। जो होने वाला था उसने सपने में भी नहीं सोचा। सुबह 9 बजे प्रिया अपने सीधे हाथ पर प्लास्टर बांधे कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या हो गया? तेरे हाथ में पट्टा कम बन गया? वो क्या ना पापा, कल रात को प्रिया बाथरूम में गिर गई थी। इतनी रात गए, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं और प्रिया डॉक्टर के पास चले गए। पता चला कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और कम से कम 1 महीने का रेस्ट चाहिए उसे। अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नैना तो है ही, नैना सब संभाल लेगी। अब रोज रोज रोटियों का काम करना कोई आसान काम तो था नहीं। बस प्रिया की पॉलिटिक्स चल जाती है। बस बहुत हुआ, रोज रोज आटा मैं नहीं गूंथ सकती। एक काम करती हूँ, इंस्टाग्राम पे जो रील्स वायरल है उसी का आइडिया ट्राई करके देखती हूँ। और अपने काम को कम करने के लिए मिक्सर ग्राइंडर के जार में पानी, आटा और जरा सा तेल मिलाकर नैना मिक्सर ऑन कर देती है और 2 मिनट में आटा गूंथ जाता है। चलो ये काम तो हो गया, अब जल्दी से रोटियां बेलना शुरू करती हूँ। पर वो कहते हैं ना, 2 रोटियों का काम कहने भर ही 2 रोटियों का होता है, पर इन रोटियों के पीछे जो 10 काम होते हैं ना, वो अब नैना को समझ में आने वाले थे। रोटी बेलकर जैसे ही नैना तवे पर रखती है, हे राम, कटोरी में तो तेल ही नहीं है, निकाल कर लाती हूँ। नैना ऊपर का ड्रॉवर खोलती है और बड़ा सा तेल का डब्बा निकालती है, पर डब्बा तो खाली। हे भगवान, अब नया पैकेट काटो, डब्बे में तेल निकालो, फिर उस तेल के डब्बे से छोटी कटोरी में तेल निकालो। कितना काम पड़ गया मेरा। ऐसे रसोई में प्रिया रहती थी तो रोज चपातियों के लिए घी तेल निकालती रहती थी वो, और वही मैं अपनी सब्जी में भी इस्तेमाल कर लेती, कोई टेंशन ही नहीं थी। पर यहाँ तो हर रोज कभी कुछ खत्म हो जाता है, कभी कुछ। तेल निकालने के बाद नैना सभी के लिए पराठे बनाती है और सभी को सब्जी के साथ सर्व करती है और खुद भी खाने बैठ जाती है। अरे बहू, ये क्या बना दिया तूने? पराठे ही तो है पापा जी, प्रिया भी तो आए दिन पराठे बना देती थी। हाँ भाभी, पर मैं पराठों पर सरसों का तेल नहीं लगाती थी। लगता है गलती हो गई, वो बाहर की पैकेजिंग देखकर समझ में नहीं आया और मैंने रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल कर लिया। अरे बहू, पैकेट देखकर समझ में नहीं आया तो तेल का रंग देखकर तो समझ में आया होगा। इससे अच्छा तो घी के फुलके ही बना देती बहू, मेरा तो खाने का मन ही खत्म हो गया। थोड़ी सब्जी मिलेगी क्या प्रिया? पराठे तो खा ही नहीं जा रहे, कम से कम सब्जी तो खा लूं। अरे उसे क्या बोल रहा है, बेचारे का हाथ खुद टूटा हुआ है, रुक मैं लाकर देती हूँ। मनोरमा रसोई में जाती है और बिखरी रसोई देखकर और चिढ़ जाती है। चटनी तो आज पीसी नहीं तूने बहू, तो फिर मिक्सचर का जार गंदा कैसे पड़ा है? और तेल के डब्बे में अगर तूने तेल डाला तो नया डब्बा लेना चाहिए ना, पुराने डब्बे में तो पहले ही महक थी, इसीलिए ये सरसों का तेल मिट्टी के तेल की तरह महक दे रहा था।
वो मम्मी जी। अब ये वो मत कर, देख किस तरह मक्खियां भी आने लगी है। खाना खाने के बाद सीधा रसोई की सफाई करना। हाँ, अब कहाँ नैना के हलक से एक निवाला भी उतर पाता। किसी तरह थोड़ा बहुत खाकर रसोई में बर्तन घिसते चली जाती हैं। बिल्कुल फ्लॉप आइडिया था ये। जितनी देर से मैं इस जार को साफ कर रही हूँ, उसके आधे से भी आधे वक्त में अपने हाथों से आटा गूंथ लेती। ऊपर से तेल के डब्बे को धोने का ड्रामा अलग हो गया। इसकी चिकनाई तो जा ही नहीं रही। इससे अच्छा इंसान पानी के पराठे बना दे। और इन 3 वक्त की रोटियों से परेशान होकर नैना फिर से दिमाग लगाती है और YouTube पर देखी हुई एक वीडियो के चक्कर में पानी से पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। रोटी को पहले बेलो, फिर पानी में डालो और फिर सीधा तवे पर। ना तेल लगाने का झमेला, ना डब्बे धोने का ड्रामा। गर्मा गर्म पराठों के साथ सब्जी बनाकर नैना सभी को परसती है। पराठे का एक बाइट लेते ही मनोरमा अपना सर पकड़ लेती है। मतलब कि ये 3 वक्त की रोटियां भी भारी हो गई है बहू तुझ पर। अब क्या हो गया मम्मी जी? इस बार तो मैंने गलत तेल भी इस्तेमाल नहीं किया। गलत तेल क्या भाभी, आपने तो तेल ही इस्तेमाल नहीं किया। कैसे रबर जैसे पराठे, और इनमें तो कोई स्वाद भी नहीं है। वैसे तो मैं तुम्हारे बनाए खाने की कभी बुराई नहीं करता नेहा, पर ये पराठा कितना मोटा है। खाते खाते मेरे पेट में दर्द होने लग गया। लगता नहीं कि मैं इसे पचा पाऊंगा। नैना वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। जब देखो आप सब मेरी बनाई रोटी में कमी निकालने लगता है। ऐसा तो नहीं है ना मम्मी जी कि मैं पिछले 10 सालों से जेठानी बनी बैठी हूँ। अभी 3 महीने पहले तो पहली बार बहू बनी हो, ऊपर से इतना काम मुझसे नहीं होता। ये सुनते ही अपने हाथ पर लगा झूठा प्लास्टर हटाकर प्रिया कहती है, जब खुद नहीं होता भाभी तो दूसरे के काम को छोटा कैसे दिखा देती हैं आप। पहले कुछ दिन मैंने भी बहुत बर्दाश्त किया, पर फिर मैं समझ गई कैसे आप मेरा फायदा उठा रही हैं। इसीलिए हाथ टूटने का मैंने झूठा बहाना किया था। क्या लगता है मनोरमा जी, ये तनाक से कहीं और तो नहीं बढ़ जाएगी? ये रोटी की पॉलिटिक्स है सुमित के पापा, आप नहीं समझेंगे। नई बहू आरती की शादी को अभी 4 ही दिन हुए हैं और आज पहली बार वो रसोई में सबके लिए खाना बना रही है। अरे बहू, ये क्या बनाया है भाई तुमने नाश्ते में? सैंडविच बनाए माँ जी। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या? भाई तुम्हारा अंग्रेजों वाला सैंडविच बर्गर हम लोग नहीं खाते। हम लोगों को तो देसी तरीके का नाश्ता करना ही पसंद है। माँ जी, देसी नाश्ता मतलब सैंडविच कब से विदेशी हो गया? हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं सैंडविच। कम घी तेल में फटाफट बन जाता है और हेल्दी भी होता है। अरे रहने दे बहू, ये हेल्थ की पट्टी पढ़ाने की मेरे घर में कोई जरूरत ना है। मोबाइल मेरे पास भी है, दिन भर में 36 मैसेज मेरे पास भी आते हैं। इन हेल्थ वालों की बात सुनेंगे ना तो पानी पीना भी बंद करना पड़ेगा। कोई कहता है तांबे के लोटे में रखकर पानी पियो, तो कोई कहता है तांबे के लोटे का पानी पीने से शरीर में जहर फैल जाता है। कोई कहता है ज्यादा पानी पियो, तो कोई कहता है ज्यादा पानी पीने से किडनी पर लोड पड़ता है। कोई ज्ञानी कह रहा है घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, तो कोई कह रहा है घी छोड़ दो। इसी तरह का खान पान करते आए हैं हमारे पुरखे। ना उनका कुछ बिगड़ा था, ना हमारा कुछ बिगड़ेगा। मेरा तो मानना है इंसान का खाना राजा की तरह होना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अब रूखा सूखा खाकर दिन की शुरुआत करेंगे तो मन भी तो वैसे ही रहेगा। बताओ, चड्डी पहनने की अक्ल आई नहीं, 12-12 साल के बच्चे तनाव का शिकार हुए जा रहे हैं। ये सब आजकल की मॉडर्न माओ के खाने को लेकर जो चौंचले चल रहे हैं ना, उनके कारण हो रहा है। सुबह होगी नहीं कि बच्चों के आगे रख देंगी दूध में वो कॉर्नफ्लेक्स। 50 ग्राम का कॉर्नफ्लेक्स खाकर कितनी ताकत आ जाएगी बच्चे में। तभी तो बेचारे बच्चे भी वैसे ही रूखे सूखे से रहते हैं। एक हमारा टाइम था, सुबह होते ही स्कूल जाने से पहले देसी घी में 2 पराठे खिलाकर भेजते थे हम लोग। पूरे दिन तरोताजा रहते थे बच्चे। उसके बाद 2 पराठे टिफिन में और फिर घर आकर प्लेट भर के लंच करवाते थे। आजकल के माँ बाप बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात करने से भी डरते हैं, भाई बच्चा सदमे में ना चला जाए। एक हम थे, रस्सियों में बांध बांध कर पीटा जाता था अपने बच्चे को। मजाल है जो रत्ती भर भी असर पड़ गया हमारे बच्चों के ऊपर। अरे जब तन से बच्चा मजबूत होगा तो मन भी अपने आप मजबूत हो ही जाएगा। देख बहू, ये अंग्रेजी चौंचले मेरे घर में चलाने की तो कोशिश मत करियो। मेरा घर तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। अरे मैं पूछती हूँ, मैंने इतनी लंबी राम कहानी सुनाई तुझे? तेरे पल्ले कुछ पड़ा या नहीं, या फिर से समझाना पड़ेगा? अरे माँ जी, इतनी लंबी रामायण सुना दी आपने।
आपकी बातें सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा। ऐसा क्या गलत कह दिया था आपसे जो आप हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई? आपने मुझसे पूछा बहू नाश्ते में क्या बना है, और मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा था, माँ जी आज सैंडविच बनाया है। हाँ तो उसी बात का जवाब दिया। देखिए माँ जी, आप अपनी राम कहानी शॉर्ट में बताया कीजिए, सीधा सीधा बोलिए आपको क्या कहना है। बातों को गोल गोल घुमाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे आपकी एक भी बात समझ में नहीं आई। अरे भाई हम तो परेशान हो गए तुमसे। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि हमारे घर में खाने को लेकर किसी तरह का कोई परहेज नहीं है, इसलिए सवेरे सवेरे ये कॉर्नफ्लेक्स, सैंडविच और सूखे सूखे पोहे बनाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह की शुरुआत पराठों से होनी चाहिए। आई बात समझ में? सब समझ गई। आप बस इतना बता दीजिए कि अभी फिलहाल आप ये सैंडविच खाकर काम चला लेंगी या मैं जाकर फिर से पराठे बनाऊं? बड़ी मोटी चमड़ी हो गई है भाई तेरी। अरे उठा कर ले जा ये सैंडविच यहाँ से। मैंने बताया ना कोई नहीं खाने वाला हमारे घर में से, तो ये खा लेना। अब तो ज्यादा देर मत कर, फटाफट से आलू उबलने के लिए रख दे। अरे नहीं नहीं रुक जा, आलू उबलने में तो अभी समय लग जाएगा। अच्छा ऐसा कर, फ्रिज में थोड़ा पनीर रखा है, पनीर के पराठे बना ले, हो जाएगा ना? हाँ माँ जी हो जाएगा। और सुन बहुरिया, अगर अगली बार ये ब्रेड सैंडविच टॉस वॉस खाने का मन करे ना तो सीधा ब्रेड पकौड़ा बनाना। कच्ची ब्रेड हमारे घर में कोई नहीं खा पाएगा। आरती रसोई में जाती है और आटा गूंथकर जल्दी से स्टफिंग तैयार करती है। तभी उसे दिखाई देता है कि किचन में तो घी का डिब्बा ही नहीं है। माँ जी पराठे कैसे बनाऊं? रसोई में तो घी का डब्बा दिखाई नहीं दे रहा। देख बहू, घी नहीं है हमारे यहाँ, सारा खाना सिर्फ और सिर्फ तेल में बनता है, इसलिए तुझे जो कुछ भी बनाना है सरसों के तेल में बनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, बहू आरती ने भी सरसों के तेल की 1 लीटर की नई बोतल खोली और तेल में तर बतर करके पनीर के पराठे बनाकर पूरे परिवार के सामने रख दिया, जिसे खाकर सभी लोग बड़े खुश हो गए थे। नाश्ते के बाद बहू तेरे ससुर जी और मनोहर अब नाश्ता करके दुकान के लिए निकलेंगे। उसके बाद 2 बजे तक लंच करने के लिए आते हैं, तब तक तू दोपहर का खाना बनाकर तैयार कर लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सबको नाश्ता करवाने के बाद बहू आरती अभी किचन समेट ही रही थी कि उसे पति मनोहर की आवाज सुनाई देती है। अरे आरती, मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है, लाओ मेरा डब्बा दे दो। डब्बा? कैसा डब्बा? माँ जी ने तो बोला ना कि आप लोग खाना खाने के लिए घर आते हो, और वैसे तो अभी कुछ बना भी नहीं है। मैं डब्बे में चाह कर भी आपको कुछ नहीं दे सकती। माँ ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। खाना खाने के लिए हम घर पर ही आते हैं, लेकिन एक टिफिन में कुछ स्नैक्स वगैरह तो दे दो। पूरे दिन में कई बार चाय हो जाती है, फिर खाली पेट चाय पीने से वैसे भी दिक्कत होने लगती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं आपको अलग से क्या दूं? घर में बिस्किट नमकीन वगैरह तो होगा, वही पैक कर दूं क्या? अरे भाई, मार्केट में दुकान है हमारी, नमकीन बिस्किट खाने होगे तो वहीं से खरीद कर नहीं खा लेंगे? माँ की आदत है, वो चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स हमेशा घर से बना कर देती हैं। बहू को हैरान होकर बगले झांकते देख सास आरती के पास आती है। अरे बेटा, इसके कहने का मतलब है कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर उसी में मूंगफली, काजू वगैरह तल दे, और फिर आखिर में उसी कढ़ाई में थोड़ा चिवड़ा डालकर भून देना। बस हो जाएगा हल्का फुल्का सा नाश्ता। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। पति के जाने के बाद आरती थोड़ी सी मूंगफली, मखाने वगैरह भूनकर और चूरे की नमकीन बनाकर उसे डब्बे में पैक करके पति मनोहर को थमा देती है। मनोहर के जाने के 2 घंटे बाद सास मंदिर से लौटती है। अरे बहू, 11:30 बज रहे हैं भाई, कुछ खिलाओ, हमारी तो भूख से हालत खराब हो रही है। माँ जी नाश्ता करके गई थी ना आप? अरे सवेरे 7 बजे जरा सा खाया था, 11:30 बज रहे हैं, भूख तो लगेगी ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको चाय के साथ स्नैक्स दे देती हूँ। आरती एक बार फिर रसोई में जाती है और सरसों के तेल में थोड़े मुरमुरे और मूंगफली फ्राई करके ले आती है। अभी तो ये खाकर काम चला लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर में लंच बना दूंगी। चल ठीक है। अच्छा सुन, खाने में कुछ अच्छा बनाना भाई, भूख बड़े जोर की लगी है। माँ जी सब्जी तो मैंने सवेरे ही बना दी थी, अब बस रोटियां बनाना बाकी है। आपको तेज भूख लगी हो तो आप अभी खा लीजिए। अरे नहीं भाई, अपना सुबह का बना टिंडा तुम अपने पास रखो, मेरे लिए तो सब्जी पूरी बनाओ, आलू की सब्जी, पूरी और रायता। और हाँ, रायता सरसों के तेल से तड़का लगाकर बनाना। माँ जी सवेरे पराठे खाए थे आपने और अब पूरी? देख बहू, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, खान पान के मामले में मुझे टोका टोकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैंने पूरी कहा मतलब तू चुपचाप पूरियां बनाएगी।
आरती बेचारी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती और एक बार फिर से उसे सास के लिए सब्जी पुड़ियां बनानी पड़ती है। दोपहर का काम खत्म करके आरती अपने कमरे में कुछ देर आराम करने के लिए चली जाती है। शाम को चाय के समय, आरती बहू, चाय के साथ थोड़ी चिप्स तल लेना, खाली चाय से गैस बनती है और हमें तो बाजार के नमकीन वगैरह कुछ नहीं पाते। तो ऐसा कर, अभी तो चाय के साथ चिप्स बना ला, उसके बाद ना घर में ही थोड़ी बेसन की नमकीन बना लेना। घर का रहता है तो खाने में संकोच नहीं होता। ये बाजार वाले पता नहीं क्या कुछ डालकर बनाते हैं, हमें तो भाई रत्ती भर भरोसा नहीं है उनके ऊपर। सास को चाय पिलाने के बाद बहू आरती सास के बताए अनुसार बेसन की नमकीन बनाने में जुट जाती है। कई घंटों की मेहनत के बाद अंत में नमकीन बनकर तैयार हो गई थी। मैं क्या कह रही थी बहू, अब जब तूने कढ़ाई रखी है ना तो थोड़ी सी उड़द की दाल के बड़े उतार लेते हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, खुश हो जाएगा। माँ जी, ऐसे कैसे बन जाएंगे बड़े? पहले दाल को भिगोना पड़ता है। दाल भीगी कहाँ है, कैसे बनाएंगे? अच्छा तो ऐसा कर, उड़द की दाल को छोड़, मूंग की दाल को गर्म पानी करके रख दे, आधे घंटे में बिल्कुल फूल जाएगी और फिर मूंग की दाल के बड़े बना देंगे। शाम को चाय के साथ वही दे देना उसे। एक काम खत्म नहीं हो पा रहा था कि तब तक आरती की सास उसको एक नया फरमान सुना देती है और इस तरह आरती लग जाती है अगले मिशन की तैयारी में। त्रिपाठी जी के परिवार का लगभग रोज का यही हाल था। खाने पीने के मामले में सास मंदिरा त्रिपाठी किसी तरह की कोताही नहीं बरतती थी। न वो खुद खाने पीने में पीछे रहती, ना ही घर में किसी को कोई परहेज करने देती। कभी पकोड़े, कभी समोसे, कभी ड्राई फ्रूट्स, कभी पूरी, कभी पराठे तो कभी कचौड़ी। हर दिन घर में कुछ न कुछ तेल में डुबकी लगाता ही रहता, जिसे पूरा त्रिपाठी परिवार बड़े मजे से खाता। 3 महीने बीते और बहू ने तेल का खाली कनस्तर लाकर सास के सामने रख दिया। माँ जी, सरसों का तेल खत्म हो गया, आप तेल मंगवा दीजिए, वरना खाना कैसे बनेगा? अरे बहू, अभी 3 महीने पहले ही तो 30 लीटर तेल लाकर रख दिया है हमने। 3 महीने में 30 लीटर तेल खत्म नहीं हो सकता। घर में खाने वाले हैं कितने? कुल 4 लोग। देखो जरा स्टोर रूम में, वहीं रखा होगा। नहीं बाबूजी, आप देखिए ना, मैं लेकर तो आई हूँ ये खाली डिब्बा। अब आप जल्दी से तेल लाकर दीजिए, तब खाना बनेगा। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि महीने में 10 लीटर तेल इस्तेमाल हो रहा है, वो भी 4 लोगों के परिवार में। पानी की जगह तेल पी रहे हैं क्या हम लोग? इतना तेल इस्तेमाल हो गया श्रीमती जी, क्या जवाब है आपके पास इस बात का? अब मैं क्या जवाब दूंगी, रसोई तो बहू के ऊपर है। अपनी बहू से जवाब मांगे ना, यही बताएगी कि आखिर इतना तेल जा कहाँ रहा है। मैं क्या बताऊंगी माँ जी, मैं तो जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ, आप मुझे यही समझा रही हैं कि खाने पीने के मामले में हाथ खोलकर काम करना चाहिए। पूरी, पराठा, कचौड़ी, यही तो बनता है हमारे घर में हर रोज। और इस तरह का खाना बनाने में तेल खर्च नहीं होगा तो और क्या होगा? इतना ही नहीं, हमारे घर में तो रायता भी तेल में छौंक लगाकर बनता है। इडली भी सब फ्राई करके खाते हैं। बाबूजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग पानी की तरह तेल पी रहे हैं। खैर, मुझे इन सब में नहीं पड़ना, आप तो बस तेल लाकर दीजिए, तब मैं रसोई में कुछ काम कर पाऊंगी। देख बहू, ससुर के सामने खड़े होकर ना ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ जुबान में चला। और मतलब क्या है भाई तुम लोगों का? ये पूरी, पराठा, कचौड़ी मैं अकेले खा रही हूँ क्या? 4 दिन सादा खाना बनाकर थाली में रखा ना, तो ये तुम्हारे ससुर जी जो आज बहुत खर्च का झंडा उठाकर खड़ा है ना, यही सबसे पहले थाली सरकाएंगे। पापा ऐसा करते हैं, बात तो आरती और माँ की ठीक ही है। हम लोगों को भी आदत हो गई है ना, पूड़ी कचौड़ी ना खाएं तो हमारे लिए जैसे हमारा खाना कंप्लीट ही नहीं होता। ऐसा करते हैं, आरती को रसोई के लिए एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ला कर देते हैं, उसमें कम तेल में बढ़िया खाना बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। अगले दिन तक घर पर ओवन और एयर फ्रायर आ चुका था। सुनती हो, अब नए एयर फ्रायर की खुशी में समोसे तो बना लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी बनाती हूँ। कुछ देर बाद आरती एयर फ्रायर में बने कुरकुरे समोसे लाकर सबके सामने रखती है। बुरा मत मानना बहू, लेकिन ये कोई समोसा है? इसे खाकर तो इंसान समोसे का स्वाद ही भूल जाए। खस्ता तो कहीं से नहीं लग रहा, बस ऐसा लग रहा है जबरदस्ती आंच पर सेक कर ले आई हो। अरे बाबूजी, ऐसा मत कहिए, तेल बचाने के चक्कर में मैंने कितने जतन से एयर फ्रायर में ये समोसे बनाए, और ये फ्रायर बस कहने को तो आसान है। अरे 10 बार खोल खोल कर चेक किया मैंने, हुए कि नहीं। थोड़ा पहले निकाला तो कच्चे लग रहे थे, थोड़ा देर और छोड़ दिया तो इतने सख्त हो गए। ले,
इससे तो अच्छा कढ़ाई में तेल गरम करो और फटाफट एक साथ सारे समोसे डाल दो और 5 मिनट में निकाल लो बाहर, हो गए समोसे तैयार। भगवान, हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बहू की तेल इस्तेमाल करने की आदत छूट जाए और तुम हो कि लगी हो आग में घी डालने पर। सलाह देनी है तो ऐसी दो कि कम से कम तेल में कैसे पूरी पकवान बन जाए, या फिर एयर फ्रायर किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि बहू को दिक्कत भी ना हो और बिना तेल का खाना भी बन जाए। लेकिन नहीं, तुम तो जब भी बात करोगी उल्टी ही करोगी। अरे मैं कहाँ से बताऊंगी ये नए जमाने की मशीन कैसे इस्तेमाल करनी है। हमारे जमाने में कौन से फायर होते थे, हमने तो कढ़ाई में तेल डालकर ही तलकर बनाया है सब। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं एक बार और ट्राई करूंगी। हो सकता है पहली बार इस्तेमाल किया है इसलिए समोसे अच्छे ना बने हो। आपको पता है इस एयर फ्रायर में बिना तेल की पूरियां भी बन सकती है। अब बहू, जब तुमने पूरियों का नाम ले लिया है ना, तो फटाफट अपने माइक्रोवेव में बिना तेल की सब्जी बनाओ और फिर एयर फ्रायर में बिना तेल की पूरियां बना कर लाओ। हम भी तो देखा तुम्हारी नए जमाने की मशीनों का कमाल। ससुर जी के कहे अनुसार बहू आरती जाकर बिना तेल की पूरियां बनाना शुरू करती है, लेकिन 8-10 पूरियां बनाते बनाते इतना लंबा समय लग जाता है कि उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। एक काम करने के लिए इतना झंझट कौन करेगा, इससे तो अच्छा कढ़ाई में तेल डालकर 10 मिनट में पूरियों का ढेर लगा देती मैं। अभी तो जो रसोई में थोड़ा बहुत तेल बचा है उसी से काम चला लेते हैं। फिर वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। बहू, लगता है आ ही गया तुमको एयर फ्रायर इस्तेमाल करना। आज तो बिल्कुल करारी पूरियां बनी है। कौन कहेगा कि तेल में तलकर नहीं बल्कि एयर फ्रायर में बनी है। तेल में तलकर ही बनी है, इसीलिए ऐसी दिख रही है। और बहुत शौक है ना जी आपको ये ओवन में बिना तेल की सब्जी बनाने का, तो ये लीजिए, खाइए सब्जी और फिर खाकर बताइए मेरे हाथ की सब्जी में स्वाद था या इन मशीनों में बनी हुई सब्जियों में। आरती, कैसे बदरंग सी सब्जी बनाकर रख दी तुमने। सब्जी के ऊपर तेल की पतली सी लेयर जमा ना हो तो सब्जी सब्जी नहीं लगती। तुम्हारी सब्जी में ना रंग है ना स्वाद। अरे भाई, ऐसी सब्जी बनाओगी तो अपने आप ही भूख मर जाएगी। तेल बचाने के चक्कर में ऐसा बेस्वाद खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। किसी ने भी मन से खाना नहीं खाया था और बारी बारी से सभी लोग आधा अधूरा खाना खाकर उठ गए थे। शाम को चाय के समय आरती कुछ मूंगफली और काजू बादाम एयर फ्रायर में रोस्ट करने के लिए रख देती है और उसके बाद सबको चाय के साथ खाने के लिए देती है। बहू, हमसे तो ये सूखी मूंगफली और ऐसे ड्राई फ्रूट नहीं खाया जा रहे। ऐसा कर, हटा दे यहाँ से, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहू आरती हर रोज एयर फ्रायर और माइक्रोवेव की मदद से कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करती, लेकिन परिवार में किसी की भी जुबान पर बिना तेल वाले खाने का स्वाद चढ़ ही नहीं रहा था। एक दिन पड़ोसन शिप्रा के साथ बैठी सास बात कर रही थी, तभी बहू आरती चाय की ट्रे लेकर वहां आती है। अरे बहन, क्या बता रही हो? अब चौराहे के सामने आज भंडारा लगने वाला है। बहुत अच्छा किया जो बता दिया। बहू तो किसी काम की बची नहीं, हम तो वहीं जाकर पूरी सब्जी खा लेंगे। सास की बात सुनकर आरती को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सास की शिकायत करने के लिए ससुर के कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर उसे ससुर जी छुपकर हलवाई की यहाँ से लाए समोसे खाते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा बाबूजी, मतलब कि आप भी तेल में बने हुए समोसे खाकर अपना काम चला रहे हैं। मैं पूछती हूँ, जब इस घर में किसी को बिना तेल की सब्जियां और खाना पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं इतनी झक मारकर खाना किसके लिए बना रही हूँ। बस बहुत हो गया ये एयर फ्रायर माइक्रोवेव वाला खाना। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने भी उन सब का नाम भी लिया तो आप फटाफट बाजार से तेल लाकर दीजिए। अब खाना सिर्फ तेल में ही बनेगा। अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गई। ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो मैंने वैसे ही खा लिया था, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ना बाबूजी, पहले तेल फिर रसोई। जब तक मुझे तेल नहीं मिल जाता मैं भी रसोई के अंदर आऊंगी नहीं। बस फिर क्या था, उसी दिन बाबूजी एक बार फिर से 30 लीटर तेल लाकर बहू आरती के सामने रख देते हैं और एक बार फिर पूरा परिवार तेल में बनी पूड़ी, कचौड़ी और पकोड़े खाना शुरू कर देता है।